कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम शियोन है। वो सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही है। वह एक शर्मीली, अंदर ही अंदर रहने वाली लड़की है जो आमतौर पर थोड़ा बिखरी हुई लगती है और उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। लेकिन आज कुछ अलग है। उसने अपने बाल बड़े ध्यान से बनाए हैं और वह उतनी लापरवाह नहीं लग रही जितनी वह आमतौर पर लगती थी। यह एक छोटा सा बदलाव है। जब वह नीचे आती है तो उसका परिवार तुरंत इस बात को नोटिस कर लेता है। उसकी माँ हैरान होकर उससे पूछती है कि क्या आज कुछ खास होने वाला है। वह मजाक में पूछती है कि आज यह खूबसूरत लड़की इतनी सज धज कर क्यों तैयार हुई है। शियोन शर्माने लगती है और घबरा जाती है। सब कुछ नकारती हुई जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता भी इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वह उसके पीछे पीछे आते हैं, बार बार पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। वह और ज्यादा घबरा जाती है और तय करती है कि इससे पहले कि वह गलती से अपना राज खोल दे, सीधे स्कूल भाग जाना ही बेहतर है। शियोन तो बिल्कुल भी उन्हें यह बताने वाली नहीं है कि एक लड़के से अपने प्यार का इजहार करने जा रही है जो बहुत समय से उसके मन में बसा हुआ है। जब वह आखिरकार स्कूल पहुंचती है तो बहुत घबराई हुई होती है। वह उस जगह खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है जहां दोनों ने मिलने का तय किया था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वह उसे मना न कर दे। कुछ देर बाद वह लड़का सोमा आखिर उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वह पीछे हट जाए, लेकिन वह खुद से कहती है कि उसे हिम्मत रखनी होगी। पूरी हिम्मत जुटाकर वह अपने दिल की बात कह देती है और बताती है कि वह उससे प्यार करती है। लेकिन उसे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही सच हो जाता है। किसी नरम जवाब की जगह उसे ऐसी हंसी और मजाक का सामना करना पड़ता है जैसा उसने पहले कभी नहीं सुना था। सोमा उसके रूप और उसके स्वभाव का मजाक उड़ाता है। वह उसे ताने मारते हुए कहता है कि पहले जाकर आईने में अपना चेहरा देखो, फिर उससे ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करना। वह यह भी कहता है कि वह कभी चश्मा पहनने वाली लड़की से प्यार नहीं कर सकता और साफ साफ कह देता है कि अगर वह कभी उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछने के बारे में सोचती भी है तो पहले अपनी शक्ल सूरत ठीक करे। उसके शब्द उस पर बिजली की तरह गिरते हैं। वह वहीं खड़ी रह जाती है जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। न हिल पाती है, न ठीक से सोच पाती है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका और शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह सालों से पसंद करती थी और जिसकी वह इतनी इज्जत करती थी, वही उसे इतनी बेरहमी से और सबके सामने ठुकरा देगा। यह दर्दनाक घटना उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। वह इस सदमे के साथ पूरे 12 साल तक जीती है। उस दिन के बाद वह एक तरह से दुनिया से अलग हो जाती है और फैसला कर लेती है कि जब तक यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो जाती वह घर से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन शियोन उन लोगों में से नहीं है जो हमेशा घर में बैठकर रोती ही रहे। थोड़ा समय लेकर अपने दुख को समझने और संभालने के बाद वह फैसला करती है कि उसे खुद को बेहतर बनाना होगा। वह अपने दर्द को एक जुनून में बदल देती है और मेकअप को अपना नया लक्ष्य बना लेती है। वह खुद से प्यार करना सीखती है, अपनी स्किल्स को बढ़ाती है और अपने लुक पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। 12 साल बाद हम एक बिल्कुल नई और बदली हुई लड़की को देखते हैं। शियोन अब 29 साल की हो चुकी है। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की है जो एक सफल और आत्मविश्वासी ब्यूटी कंसल्टेंट बन चुकी है। उसके आसपास के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और जब वह सड़क पर चलती है तो उसकी खूबसूरती से लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। उसके हाई स्कूल के दिनों की वह घटना उसे आज भी याद है और उसी वजह से उसका मन पूरे ऑपोजिट सेक्स से हट चुका है। उसे लगता है कि रोमांटिक रिश्ते उसके लिए नहीं बने हैं और उसने लड़कों से लगभग पूरी तरह दूरी बना ली है। अब वह प्यार या डेटिंग के बारे में सोचती भी नहीं है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त, एक लड़की जिसका नाम मित्सुकी है, जिसे सुकी भी कहा जाता है, इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती है। वह शियोन के पास आती है और उसे याद दिलाती है कि वह अब 30 साल की होने वाली है और अब तक उसकी एक भी रिलेशनशिप नहीं रही है। शियोन उसका बचाव करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह बस काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है और उसके पास ऐसी बेकार की चीजों के लिए समय नहीं है। लेकिन मित्सुकी तुरंत उसकी बात समझ जाती है। वह शियोन से कहती है कि उसे पता है कि वह अभी तक स्कूल के दिनों वाले उस लड़के से मिले दर्द से बाहर नहीं निकल पाई है। जैसे वह उसके मन की बात पढ़ रही हो। वह उससे कहती है कि उसे सोमा को अब अपने बीते हुए कल में छोड़ देना चाहिए और अपने दिल को खोलकर एक नया प्यार ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। शियोन घबरा जाती है और थोड़ा तनाव में आ जाती है। वह जोर देकर कहती है कि बीता हुआ समय सिर्फ घावों से भरा है और वह सब कुछ भूल चुकी है। जाने से पहले मित्सुकी उस रात साथ बाहर जाने का अपना प्लान फिर से पक्का करती है और शियोन भी हाँ कर देती है।
मित्सुकी के जाने के बाद शियोन का मन भटकने लगता है और उसे याद आने लगता है कि आखिर वह पहली बार उससे प्यार कैसे करने लगी थी। हाई स्कूल के दिनों में वह बहुत शर्मीली थी और उसे खुद का बचाव करना भी नहीं आता था। उसकी क्लास के बच्चे हमेशा उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे, उसे परेशान करते थे और उससे अपना काम करवाते थे। लेकिन एक दोपहर वह लड़का किसी हीरो की तरह वहां आया और सबके सामने उसका बचाव किया। उस पल के बाद शियोन उसके लिए बहुत आभारी हो गई और पूरी तरह उस पर दिल हार बैठी। वह उसे दूर से ही देखती रहती थी और चुपचाप उससे प्यार करती रही, उस दिन तक जब उसने आखिर हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि स्कूल के बच्चों की छेड़खानी सहना आसान था, उस लड़के के शब्दों को सुनने से भी ज्यादा आसान। उस दिन के बाद उसने अपना दिल बंद कर लिया और तय कर लिया कि अब प्यार और रिश्तों से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। वह फिर कभी ठुकराए जाने का दर्द महसूस नहीं करना चाहती थी। उस रात बाद में शियोन अपना काम खत्म करती है और अपनी दोस्त से मिलने जाती है। उसे लगता है कि बस एक साधारण सी शाम साथ में बितानी है, लेकिन वह पूरी तरह चौंक जाती है जब मित्सुकी उसे एक ग्रुप ब्लाइंड डेट पर ले आती है, जहां बहुत सारे लड़के बैठे होते हैं जिनमें से उसे किसी एक को चुनना होता है। उसकी दोस्त जोर देकर कहती है कि अब जब वह यहाँ आ ही गई है तो उसे बैठकर किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। थोड़ा असहज और घिरी हुई महसूस करते हुए शियोन मजबूरी में मान जाती है और इसे झेलने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का उसके पास आता है और उससे बात शुरू करता है। जब उसे पता चलता है कि शियोन कभी किसी रिश्ते में नहीं रही तो वह बहुत हैरान हो जाता है। वह कहता है कि वह बहुत खूबसूरत है और आमतौर पर उसके जैसी लड़कियां बहुत पॉपुलर होती हैं। वह पूरी कोशिश करता है कि वह उसे पसंद आ जाए और धीरे धीरे शियोन भी उससे थोड़ी घुलने मिलने लगती है। डेट खत्म होने के बाद जब शियोन जाने वाली होती है तभी उसकी नजर उस भीड़ में मौजूद एक शर्मीली सी लड़की पर पड़ती है जो शायद उससे कुछ पूछना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों बात कर पाते, डेट वाला वही लड़का बीच में आ जाता है और शियोन से उसका नंबर मांगता है। खुद को एक दूसरा मौका देने का सोचकर शियोन मान जाती है और उसे अपना नंबर दे देती है। फिर वह लड़का कहता है कि क्यों ना सब लोग एक और ड्रिंक लेने चलें ताकि रात को आगे भी एंजॉय किया जा सके। उसी समय शियोन नोटिस करती है कि वह शर्मीली लड़की अभी भी वहीं खड़ी है, इसलिए वह उसे भी अपने साथ चलने को कह देती है। लेकिन जैसे ही वह उसे बुलाती है वह लड़की अचानक भाग जाती है और शियोन हैरान रह जाती है। डेट वाला वह लड़का शियोन से कहता है कि उसे उसके बारे में भूल जाना चाहिए। वह समझाता है कि वह लड़की बदसूरत है और उसे खुद भी इसका पता है, इसीलिए खुद का ख्याल रखने की जगह वह हर बार लड़कों को देखते ही भाग जाती है। फिर वह और उसका दोस्त उस लड़की के रूप का मजाक उड़ाते रहते हैं। उनकी बातें सुनते ही शियोन के पुराने घाव फिर से जाग जाते हैं। उनका सोचने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कई साल पहले सोमा का था। उसके अंदर अचानक बहुत बड़ा गुस्सा उबलने लगता है और वह खुद को रोक नहीं पाती। वह उस लड़की का बचाव करने लगती है जैसे हमला उसी पर हो रहा हो। तभी मित्सुकी वहां आ जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हालात से घबराकर शियोन वहां से भाग जाने का फैसला करती है। मित्सुकी उसके पीछे दौड़ती है। जब वह उसे पकड़कर पूछती है कि क्या हुआ तो शियोन उठ जाती है। वह अपनी दोस्त से कहती है कि उसे फिर से ठुकराए जाने का बहुत डर लगता है और जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास उसके अंदर बचा है वह भी खो जाने का डर है। रोते हुए वह बताती है कि भले ही बाहर से उसकी शक्ल बदल गई हो, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि वह अभी भी वहीं अटकी हुई है, वही लड़की जिसे इतने साल पहले सबके सामने बेइज्जत किया गया था। उसे डर है कि अगर किसी ने उसकी पुरानी तस्वीरें देख लीं तो सबको पता चल जाएगा कि वह पहले कितनी बदसूरत दिखती थी और फिर से सब उसे अलग कर देंगे। अपनी भावनाएं बताने के बाद वह अपनी हैरान दोस्त को वहीं छोड़कर चली जाती है। जब शियोन लौटती है तब भी वह बीते हुए समय और अभी जो हुआ उसके बारे में रो रही होती है। दुख और गुस्से में वह अपना बैग दीवार पर फेंक देती है। बैग के टकराने से एक पुरानी फोटो नीचे गिर जाती है। जब वह उसे उठाती है तो देखती है कि वह उसके और मित्सुकी की हाई स्कूल की फोटो है और उसी फोटो में उसका पहला प्यार सोमा भी उनके साथ दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा फिर से देखकर वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि इतने साल बाद भी वह उसे क्यों नहीं भूल पाई। गुस्से में और अतीत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना चाहती हुई वह उस फोटो को फाड़ने का फैसला करती है। लेकिन सच यह है कि जैसे ही वह फोटो को फाड़ती है अतीत का दरवाजा बंद नहीं होता बल्कि सचमुच खुल जाता है। उसके सामने एक अजीब चमकता हुआ टाइम पोर्टल दिखाई देता है। इससे पहले कि वह समझ पाए कि क्या हो रहा है वह उसके अंदर खिंच जाती है और समय में पीछे चली जाती है। वह खुद को अपने पुराने हाई स्कूल में पाती है, ठीक उसी दिन जब वह फोटो ली गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह सोमा को क्लासरूम में देखती है और चिल्ला पड़ती है। उसे लगता है कि यह कोई बुरा सपना है। अगली सुबह जब वह उठती है तो उसे राहत मिलती है कि शायद यह सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन जब वह तैयार
होने के लिए उठती है और कमरे के चारों तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है। वह अपने पुराने कमरे में होती है, वही कमरा जहां शियोनन अपने स्कूल के दिनों में रहती थी। उसके चारों तरफ उसका पुराना सामान होता है, उसके पुराने चश्मे और आईने में उसे अपना वही बिखरा हुआ पुराना रूप दिखाई देता है। शियोन को अभी भी लगता है कि शायद वह सपना देख रही है। तभी उसकी माँ आती है जो लगभग 10 साल छोटी दिख रही होती है और उससे कहती है कि वह स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। शियोन को एहसास होता है कि शायद यह सपना नहीं है बल्कि एक मौका है। वह तय करती है कि अब वह हर दिन को जीकर देखेगी और शायद थोड़ा मजा भी लेगी। इसीलिए वह जल्दी से तैयार होती है, लेकिन इस बार वह सब कुछ थोड़ा अलग तरीके से करती है। वह चश्मा उतार देती है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाती है, अपने बाल खुले छोड़ देती है और हल्का मेकअप करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपने समय में किया करती थी। शियोन अपनी शक्ल में बड़ा बदलाव करती है और स्कूल चली जाती है। जैसे ही वह स्कूल पहुंचती है, उसके सारे क्लासमेट्स का ध्यान उसी पर चला जाता है। वह इतनी अलग और इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि सब लोग उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं और पहली नजर में उसे पहचान भी नहीं पाते। यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त मित्सुकी भी उसे पहचान नहीं पाती। इतने सारे लोगों की नजरें अपने ऊपर देखकर शियोन घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। तभी क्लास में सोमा आता है, वही लड़का जिस पर उसे क्रश था, और सबकी हैरानी के लिए वही अकेला होता है जो उसे तुरंत पहचान लेता है। वह बस इतना कहता है कि वह पहले जैसी ही लग रही है, बस पहले वह थोड़ा अजीब तरीके से कपड़े पहनती थी। फिर वह उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसका चेहरा बहुत सुंदर है। यह सुनकर शियोन बिल्कुल चुप रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहे। इतने नए ध्यान के साथ शियोनन एक नई जिंदगी जीने लगती है। भले ही उसे लगता है कि यह सब सिर्फ एक सपना है। बाद में मित्सुकी सोमा से पूछती है कि जब उसका रूप इतना बदल गया था तो वह अकेला कैसे था जिसने उसे पहचान लिया। वह जवाब देता है कि उसका रूप असल में बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह मित्सुकी से कहता है कि शियोन हमेशा से ही सुंदर और क्यूट रही है, बस उसके कपड़े थोड़े से पुराने और ढीले ढाले थे। शियोन उसके शब्द सुनकर हैरान रह जाती है और शर्मा जाती है। यह सोचकर कि शायद ये सपना नहीं है, वह डर जाती है और सोचने के लिए क्लासरूम से बाहर भाग जाती है। सोच में डूबी हुई चलते चलते उसका पैर अचानक एक पत्थर पर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसी समय सोमा वहां आ जाता है और उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। जब वह उसे छूती है तो उसे यकीन हो जाता है कि यह सपना नहीं है, सब कुछ बहुत असली लग रहा होता है। वह उससे पूछती है कि अभी कौन सा साल चल रहा है। वह जवाब देता है कि 2010 है और सबूत के तौर पर अपना पुराना फ्लिप फोन भी दिखाता है। तभी शियोन को आखिरकार समझ आता है कि यह बिल्कुल भी सपना नहीं है, वह सच में समय में पीछे आ गई है। उसके पास एक मौका आया है और वह तय करती है कि उसे इस नई हकीकत को जीना चाहिए और इसका मजा लेना चाहिए। अगली सुबह जब वह उठती है तो उसे लगता है कि शायद उसका कमरा ही किसी तरह का टाइम पोर्टल है, इसलिए वह फिर से उसमें जाने की कोशिश करती है। उम्मीद करती है कि शायद वह अपने समय में वापस चली जाए, लेकिन वह नाकाम हो जाती है। जवाब पाने के लिए बेचैन होकर वह अपनी माँ के पास भी जाती है और पूछती है कि क्या उनके किसी पुराने रिश्तेदार के पास कोई सुपर पावर थी, लेकिन शियोन को यह सुनकर निराशा होती है कि ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वह स्कूल जा रही होती है तो वह मित्सुकी को अपनी यह अजीब कहानी बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसे ऐसे बताती है जैसे वह टाइम ट्रैवल पर कोई नॉवेल लिख रही हो और यह उसका आइडिया हो। उसकी दोस्त उसे बताती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है जिसे इसमें दिलचस्पी है और वह उनसे मिलवाने का वादा करती है। यह सुनकर शियोन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद यही उसका फ्यूचर में वापस जाने का मौका हो सकता है। इसके तुरंत बाद शियोन लाइब्रेरी जाती है और टाइम ट्रैवल से जुड़ी हर किताब पढ़ना शुरू कर देती है ताकि कोई काम की जानकारी मिल सके, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं मिलता। जब वह वापस अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है तो वह सोमा को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है। वह लड़की उसी समय अपने प्यार का इजहार कर रही होती है। शियोन देखती है कि वह उसे उसी तरह बेरहमी से ठुकरा देता है जैसे कभी उसने उसे ठुकराया था। वह लड़की से बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि अपने बदसूरत चेहरे को छिपाने के लिए इतना ज्यादा मेकअप करना ठीक नहीं है, लेकिन इस बार वह लड़की चुपचाप दिल टूटने के साथ खड़ी नहीं रहती। वह गुस्से में आ जाती है और उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। पूरा मामला देखने के बाद शियोन कसम खाती है कि इस बार वह उसे ऐसे नहीं जाने देगी। वह अपनी छुपने की जगह से बाहर आती है और चुपके से सुनने के लिए माफी मांगती है। फिर वह उससे पूछती है कि जब उस लड़की ने इतना हिम्मत करके अपने दिल की बात कही तो उसे इतना रूखा होने की क्या जरूरत थी। वह समझाता है कि वह जानबूझकर ऐसी चोट पहुंचाने वाली बातें कहता है ताकि लड़कियां जल्दी उससे नफरत करने लगें और उनके दिल में झूठी उम्मीद न रहे। शियोन को उसकी यह बात समझ नहीं आती और वह
उससे और साफ साफ समझाने को कहती है। वह बताता है कि अपने पिछले मिडिल स्कूल में एक लड़की लंबे समय तक उसके पीछे पड़ी रही। हालांकि उसके मन में उसके लिए कोई इमोशंस नहीं थी, फिर भी उसे दुख न पहुंचाने के लिए उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आखिर में उसने उसे छोड़ दिया, जिससे उस लड़की को बहुत दुख पहुंचा। तब से उसने तय कर लिया कि वह जानबूझकर कठोर बनेगा ताकि वही गलती फिर से न दोहराए। शियोन से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि किसी को जिंदगी भर का सदमा देना इससे बेहतर है। वह उसे कहती है कि उसके साथ चाहे जो भी हुआ हो, उसे किसी और का दिल तोड़ने का हक नहीं मिलता। अपनी बात साफ साफ कहने के बाद वह मुड़कर वहां से चली जाती है और उसे अपनी बातों के बारे में सोचने के लिए छोड़ देती है। फिर वह उस लड़की को ढूंढने जाती है जिसे सोमा ने ठेस पहुंचाई थी। वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है ताकि यह घटना उसके लिए कोई बड़ा सदमा न बन जाए। शियोन उसे दिलासा देने और उसे खुश करने के लिए मेकअप करना सिखाने की पेशकश करती है। कुछ घंटों बाद जब क्लास खत्म हो जाती है और शियोन स्कूल से निकल रही होती है तो वह देखती है कि सोमा बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वह माफी मांगता है, उससे नहीं बल्कि यह मानते हुए कि उसे उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए जिसे उसने दुख पहुंचाया था। वह शियोन से कहता है कि वह सही थी और वह उस लड़की से जाकर माफी मांगेगा। फिर वह अपनी बात साफ साफ समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि वह घमंडी या खुद को सबसे बड़ा समझने वाला इंसान नहीं है। वह कहता है कि कभी कभी उसे खुद भी हैरानी होती है कि लड़कियां उसमें दिलचस्पी क्यों लेती हैं, जब दुनिया में उससे भी अच्छे बहुत से लड़के हैं। वह समझाता है कि वह लड़कियों के साथ ऐसा इसलिए व्यवहार करता है ताकि वे उसे भूल जाएं और किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जो सच में उनसे प्यार करे, और साथ ही वे अपने रूप रंग का भी थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। जब शियोन उसकी बातें सुनती है तो वह सोचने लगती है कि शायद इतने साल पहले उसने उसे भी इसी वजह से ठुकराया था। फिर वह उससे कहता है कि उसने नोटिस किया है कि वह बदल गई है, वह पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई है और अब अक्सर मुस्कुराती रहती है। उसकी यह बात सुनकर वह थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है। उसका यह बचकाना व्यवहार देखकर वह हंसने लगता है। दोनों साथ बैठ जाते हैं और अच्छे दोस्तों की तरह बातें करने लगते हैं। फिर सोमा मजाक मजाक में उसके थोड़ा और करीब आने लगता है और उसे छेड़ने लगता है, लेकिन तभी मित्सुकी आ जाती है और उन्हें अचानक रोक देती है। वह आते ही पूछने लगती है कि उनके बीच क्या चल रहा है। घबराकर सोमा खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। मित्सुकी आंखें सिकोड़कर मजाक में शियोन से पूछती है कि क्या वह उस पर फिर से फिदा हो गई है। वह यह भी कहती है कि जब से उसने अपना चश्मा उतारा है तब से वह अजीब सा व्यवहार कर रही है। शियोन यह देखकर हैरान हो जाती है कि मित्सुकी और सोमा एक दूसरे को इतना अच्छे से कैसे जानते हैं। वह उससे पूछती है कि वे दोनों एक दूसरे को इतने करीब से कैसे जानते हैं। मित्सुकी बताती है कि वे दोनों पड़ोसी हैं और बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते आए हैं। वह कहती है कि वे इतने करीब हैं कि कभी कभी वह उसके घर पर रात में रुक भी जाती है। यह सुनकर शियोन को समझ आता है कि अतीत में वे दोनों सच में सबसे करीब थे और मित्सुकी ही वह इकलौती लड़की थी जिससे सोमा खुलकर बात करता था। अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद उनके बीच कुछ चल रहा है। इन सब बातों को सोचकर वह अकेले खाना खाने का फैसला करती है। बाद में जब वह घर वापस जा रही होती है तो रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात अपने क्रश से हो जाती है। उसके पैसे गिर जाते हैं और वह तुरंत उनकी मदद करता है, पैसे उठाकर देता है और फिर उसका बैग उठाकर उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। शियोन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है जैसे वह किसी टीवी सीरीज का सपना जी रही हो जहां उसका पहला क्रश उसे घर छोड़ने जा रहा है। अगली सुबह जब शियोन स्कूल पहुंचती है तो उसे अचानक मित्सुकी की नोटबुक मिल जाती है। जब वह उसे खोलती है तो देखकर हैरान रह जाती है। उसके अंदर फोटो एल्बम की तरह मित्सुकी और सोमा की तस्वीरें लगी होती हैं और उनके चारों तरफ दिल बने होते हैं। यह देखकर उसका शक और पक्का हो जाता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके क्रश से प्यार करती है। जब क्लास खत्म होने वाली होती है तो वह दूर से मित्सुकी और सोमा को साथ में खुशी खुशी बात करते हुए देखती है। यह नजारा उसके लिए सहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह उनसे बचकर निकलने लगती है। उसे लगता है जैसे वह उनके रिश्ते में तीसरा इंसान बन गई हो। लेकिन उसी समय कोरू, जो मित्सुकी की दोस्त है और टाइम ट्रेवल में दिलचस्पी रखती है, वहाँ आ जाती है। असल में मित्सुकी ने उसे स्कूल बुलाया था ताकि वह आखिरकार शियोन से बात कर सके। मित्सुकी कोरू को उसके पास लाती है और कहती है कि वे सब साथ में किसी रेस्टोरेंट चलकर खाना खा सकते हैं और आराम से बातें कर सकते हैं। लेकिन शियोन ठंडे अंदाज में इस बात को मना कर देती है। वह तब तक अपने समय में वापस जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती जब तक उसे यह पता न चल जाए कि मित्सुकी और सोमा के असली जज्बात एक दूसरे के लिए क्या हैं। वीकेंड पर शियोन की माँ उसे याद दिलाती है कि 2 दिन बाद स्कूल कैंप है और उसे अपना सूटकेस पैक करना चाहिए। शियोन को अपने पुराने टाइमलाइन का वही कैंप याद आ जाता है और उसकी यादें अच्छी नहीं होती। उसकी असली जिंदगी में वह ज्यादातर समय अकेली ही रही थी और जब मित्सुकी ने सोमा से उसके साथ लकड़ी लाने चलने को कहा था तो उसने तुरंत मना कर दिया था। उसने कहा था कि
कि उसके साथ रहना उसे अजीब लगता है, फिर भी वह इस बार कैंप पर जाने का फैसला करती है। उम्मीद करती है कि शायद इस बार सब कुछ अलग होगा। जब वह अपना सामान पैक करने जाती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास जितने भी कपड़े हैं वे सब पुराने और अजीब दिखने वाले हैं। अब उसे समझ आता है कि उसने उसके कपड़ों पर टिप्पणी क्यों की थी। इस बार वह उस पर अच्छा असर डालना चाहती है, इसलिए वह मित्सुकी से कहती है कि वह उसके साथ शॉपिंग पर चले। जब वे दोनों कपड़े देख रही होती हैं तो उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी अच्छी लगने लगती है। लेकिन तभी मित्सुकी तय करती है कि वह सोमा को बुलाकर उससे कपड़ों के बारे में राय लेगी। शियोन शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसने एक पुराना ट्रैक सूट पहन रखा होता है, इसलिए वह फैसला करती है कि वह उससे छिप जाएगी। मित्सुकी अपनी दोस्त की चिंता करते हुए उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। उसके जाते ही सोमा तुरंत पता लगा लेता है कि शियोन कहाँ छिपी हुई है। उसे उसका फोन उधार लेना पड़ता है ताकि वह मित्सुकी को बता सके कि वह अभी भी स्टोर में ही है। जब तक वे मित्सुकी के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं, वह उसके ट्रैक सूट का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह बदतमीजी कर रहा है और कहता है कि वह बस मजाक कर रहा था। वह उससे कहती है कि प्रॉब्लम यह नहीं है कि किसी ने उसे देख लिया, बल्कि यह है कि उसे उसी ने देख लिया। वह उसकी इस बात को पकड़ लेता है और पूछता है कि उसकी राय उसके लिए इतनी मायने क्यों रखती है। वह जल्दी से अपनी बात पलट देती है और कहती है कि उसे बस डर था कि वह उसे अपने सख्त लेक्चर देने लगेगा। फिर वह उसके लिए एक एहसान करता है और कुछ कपड़े चुनने लगता है जो उसके हिसाब से उस पर अच्छे लगेंगे। लेकिन उसी समय मित्सुकी वापस आ जाती है और उन्हें बीच में रोकते हुए पूछती है कि क्या उसने स्टाइलिस्ट की नौकरी शुरू कर दी है। वह घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। रुकावट के बावजूद शियोन आखिरकार वही कपड़े खरीद लेती है जो उसने उसके लिए चुने थे। कुछ घंटों बाद शियोन और मित्सुकी ड्रिंक के लिए जाती हैं। तभी वहां एक लड़का आ जाता है। मित्सुकी उसे पहचान लेती है और शियोन से मिलवाते हुए कहती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। शियोन यह सुनकर चौंक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने उसे पहले कहीं फ्यूचर में देखा हो। इस बात से उसके मन में अचानक उम्मीद जाग जाती है। अगर उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड है तो इसका मतलब यह होगा कि उसे सोमा के लिए कोई इमोशंस नहीं है। लेकिन जैसे ही वह यह सब सोच रही होती है, मित्सुकी का बॉयफ्रेंड उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। यह सोचकर कि वह उसकी दोस्त को चोट पहुंचा सकता है, शियोन उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह उससे कहती है कि उसकी दोस्त उसके लिए एक लाल रेखा की तरह है और वह किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं देगी। वह उस पर पानी से भरा गिलास फेंक देती है और कहती है कि वह मित्सुकी से दूर रहे क्योंकि वह उनकी सबसे कीमती दोस्त है। शियोन की हिम्मत पाकर मित्सुकी उसका बहुत धन्यवाद करती है और तुरंत उस जहरीले लड़के से ब्रेकअप कर लेती है। दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार कैंप का दिन आ जाता है। शियोन घबराई हुई होती है क्योंकि उसे अपना पिछला बुरा अनुभव याद आ रहा होता है। लेकिन इस नई हकीकत में जब मित्सुकी सोमा से कहती है कि वह शियोन के साथ जाकर जलाने के लिए लकड़ियां ले आए तो चीजें इस बार बिल्कुल अलग होती हैं। इस बार लड़का तुरंत उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, जिससे शियोन पूरी तरह हैरान रह जाती है। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो वह उससे पूछती है कि इस बार उसने उसके साथ आने के लिए हाँ क्यों कहा। वह कहता है कि वह उसके साथ अकेले समय बिताना चाहता था। यह सुनकर वह बहुत घबरा जाती है और शर्म से लाल हो जाती है। तो वह हंसकर कहता है कि वह हमेशा की तरह बस मजाक कर रहा था। यह सुनकर वह नाराज हो जाती है और कहती है कि उसके मजाक बिल्कुल अच्छे नहीं होते और उसकी भावनाएं कोई खेल नहीं है। फिर वह उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ घंटों बाद जब शियोन खाने के लिए सब्जियां काट रही होती है, तभी कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उससे फ्लर्ट करते हुए उसका फोन नंबर मांगते हैं। तभी उसे याद आता है कि सोमा ने कपड़ों की दुकान वाले दिन उसका फोन अभी तक वापस नहीं किया। वह अपना फोन वापस लेने के लिए उसके केबिन में उसे ढूंढने जाती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो वह कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने फोन कहाँ रखा है और वह उससे कहता है कि वह उसके बैग में ढूंढ ले। फिर वह उसे थोड़ी देर के लिए फोन भूल जाने के लिए मना लेता है और उसे केबिन के अंदर आकर उसके साथ ताश खेलने के लिए कहता है। वे दोनों खेलते हैं और हंसते हैं, लेकिन जब शियोन आखिर में वहां से जाने वाली होती है तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। लेकिन ठीक उसी पल मित्सुकी वहां आ जाती है और उन्हें बीच में रोक देती है, यह सोचकर कि अगर उसकी दोस्त उसे उसके साथ अकेले देख लेगी तो गलत समझेगी। शियोन जल्दी से छिपने का फैसला कर लेती है। मित्सुकी सोमा को बताने आई थी कि उनके दोस्त बारबेक्यू के लिए इकट्ठा हो गए हैं और उसे भी वहां आ जाना चाहिए। उसके जाने के बाद शियोन अपनी छिपने की जगह से बाहर आती है। बाद में जब सब खाना खा लेते हैं तो मित्सुकी अपने दोस्तों को एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर चलने के लिए कहती है, लेकिन सबके साथ जाने से पहले ही सोमा शियोन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ दौड़ाते हुए वहां से ले जाता है, क्योंकि वह फिर से उसके साथ अकेले रहना चाहता है। पीछे छूट चुकी मित्सुकी को याद आता है कि उसने पहले शियोन को सोमा के कमरे में देखा था और उसे समझ में आ जाता
है कि वह वहीं छिपी हुई थी। यह सोचकर उसके मन में जलन की लहर उठती है। उसी समय उसे कोरू का फोन आता है, जो उसे उस ताबीज के लिए धन्यवाद देती है जो उसने उसे दिया था, ताकि सोमा का ध्यान शियोन की तरफ जाए। और अब ऐसा लग रहा है कि वह सच में काम कर रहा है। लेकिन भले ही शुरू में मित्सुकी यही चाहती थी, अब जब वह यह सुनती है तो उसे दुख होने लगता है। जब वह फोन काटती है तो चिंतित कोरू यह सोचती रह जाती है कि जो असली श्राप उसने डाला था वह अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा। जब मित्सुकी अपनी वॉक से वापस आती है तो वह अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों को ढूंढने लगती है और उन्हें साथ में मार्शमेलो खाते हुए पाती है। वह भी उनके साथ बैठने का फैसला करती है, लेकिन सोमा एक बार फिर शियोन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और मित्सुकी को अकेला छोड़ देता है। उस रात शियोन और सोमा साथ में पटाखे जलाने जाते हैं और यह पल शियोन को बहुत खुश कर देता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अपने असली यूनिवर्स में उसने यह दिन मित्सुकी के साथ बिताया था। यह सोचकर वह दुख से भर जाती है कि उसने अपनी दोस्त को अकेला छोड़ दिया। वह रोने लगती है। सोमा परेशान हो जाता है और पूछता है कि वह उसे ठीक महसूस कराने के लिए क्या कर सकता है। उस कमजोर पल में वह उससे कहती है कि वह उसे गले लगा ले और वह ऐसा ही करता है। अगले दिन उसकी क्लास की एक लड़की जो उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित होती है, शियोन से कहती है कि वह उसका मेकअप करने में मदद करे, क्योंकि वह उसी दिन अपने क्रश को अपने दिल की बात बताने वाली है। शियोन खुशी खुशी मान जाती है और जब मेकअप पूरा हो जाता है तो उसकी क्लासमेट उससे कहती है कि वह उसके साथ उसके क्रश के केबिन तक चले ताकि उसे हिम्मत मिल सके। लेकिन पता चलता है कि उस लड़की का क्रश कोई और नहीं बल्कि सोमा ही है। यह मौका देखकर शियोन अपने क्रश को भी हेलो कहने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है उसे अंदर से मित्सुकी की आवाज सुनाई देती है, जो सोमा से कह रही होती है कि वह उससे प्यार करती है। लेकिन वह तुरंत जवाब देता है कि उसके लिए उसके जज्बात तो बहुत पहले खत्म हो चुके हैं, जब वे मिडिल स्कूल में थे, और वह उसे याद दिलाता है कि उसी ने उसे उस समय ठुकरा दिया था। वह यह भी कहता है कि वह उससे इसलिए दूर हो गया था क्योंकि वह बार बार उसे शियोन की तरफ धकेल रही थी और वह नहीं चाहता था कि वह उसके मामलों में दखल दे। यह बात मित्सुकी को बहुत चोट पहुंचाती है। दुखी होकर मित्सुकी केबिन से बाहर भाग जाती है और दरवाजे पर खड़ी शियोन से टकरा जाती है। शियोन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुकी उस पर चिल्लाकर कहती है कि वह अब उसे परेशान न करे। वह यह भी कहती है कि सच में उसने कभी नहीं चाहा था कि वे दोनों खुश रहें, और यह कहकर वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। उसी पल मित्सुकी को अपना अतीत याद आने लगता है। उसे याद आता है कि वह कभी भी सच में चाही गई बच्ची नहीं थी। उसके माता पिता उसे सिर्फ पैसे दे देते थे और स्कूल की जिंदगी में क्या हो रहा है इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इसी वजह से जो भी उसे थोड़ा सा भी प्यार या अपनापन दिखाता वह उसके साथ बह जाती, चाहे वे लोग उसका फायदा ही क्यों न उठा रहे हों। फिर उसकी मुलाकात सोमा से हुई, जो खुद भी लगभग ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था। वह उसके करीब आने लगी ताकि उसे गलत दोस्तों से बचा सके। धीरे धीरे उसे उससे प्यार हो गया, और भले ही सोमा भी ऐसा ही महसूस करता था, वह उनकी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब उसने अपने दिल की बात कही तो उसने उसे मना कर दिया। फिर उसे याद आता है कि कैसे वह शियोन की सबसे अच्छी दोस्त बनी थी। शियोन ने एक बार एक टीचर से उसका बचाव किया था जो उसे बुरा भला कह रहा था। उस दिन के बाद मित्सुकी इतनी आभारी हो गई कि दोनों अलग ही नहीं होती थीं। यह सब याद करके मित्सुकी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसी समय शियोन वहां आती है क्योंकि वह उससे बात करना चाहती है। शियोन बताती है कि वह भी सोमा से प्यार करती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं इससे उनकी दोस्ती टूट न जाए और वह दोनों को खो न दे। फिर वह एक आइडिया देती है ताकि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रह सके। दोनों लड़कियां सोमा के सामने अपने दिल की बात कहेंगी और जिसे भी वह मना कर देगा उसे बिना किसी बुरे एहसास के इसे स्वीकार करना होगा। आखिरकार यह प्लान मित्सुकी को भी मानने के लिए मना लेता है। दुर्भाग्य से जब दोनों उसके पास जाती हैं तो मित्सुकी ही वह होती है जिसे ठुकरा दिया जाता है। ठीक जब शियोन की बारी आती है अपने दिल की बात कहने की और सोमा जवाब देने ही वाला होता है, तभी कोरू, जो उनके रिश्ते से जलती है, एक जादू कर देती है। एक अजीब नीली रोशनी दिखाई देती है और शियोन के सामने एक टाइम पोर्टल खुल जाता है। इससे पहले कि वह सुन पाती कि सोमा उसके लिए सच में क्या महसूस करता है। इस अजीब घटना की वजह से शियोन यह मानने लगती है कि सोमा का इजहार ही वह ट्रिगर है जो उसे वापस उसकी असली दुनिया में भेज देगा। इसलिए वह उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि अभी इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। इससे सोमा पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि शियोन हमेशा से यही चाहती थी। दिन बीतते जाते हैं और शियोन वापस स्कूल लौट आती है, लेकिन अब हर बार जब शियोन सोमा को देखती है तो वह उससे जानबूझकर दूर रहने लगती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह अपने दिल की बात कह दे।
और वह असली सच्चाई समझने से पहले ही अपनी दुनिया में वापस भेज दी जाए। इस वजह से खुद को अकेला महसूस करते हुए मेकअप आर्टिस्ट किसी से बात करने के लिए फॉर्च्यून टेलर कोरू को फोन करती है और उसे अपने टाइम ट्रेवल के बारे में बताती है। जब वे मिलती हैं तो वह उसे सब कुछ समझाती है और कोरू कहती है कि उसके हिसाब से वह एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में आ गई है जो उसकी वाली दुनिया से अलग है। वह यह भी कहती है कि अगर वह अपनी असली दुनिया में वापस जाती है तो इन दिनों में जो कुछ उसने जिया है वह शायद सब खो जाएगा। वह यह भी सलाह देती है कि अपने पुराने प्यार के साथ रिश्ता बनाना शायद उसे उसके असली यूनिवर्स में वापस जाने की कुंजी हो सकता है। उधर कैंप के दौरान शियोन ने अपनी क्लासमेट का जो शानदार मेकअप किया था उसकी वजह से वह लड़की इतनी पॉपुलर हो गई कि अब उसके सारे क्लासमेट शियोन से भी मेकअप करना सीखना चाहते हैं। दूसरी तरफ शियोन यह सोचकर परेशान होती है कि शियोन उसके हाल के ठंडे व्यवहार के बारे में क्या सोच रहा होगा, इसलिए वह उसके पास जाने और उससे माफी मांगने का फैसला करती है कि उसने उसके जज्बातों का ध्यान नहीं रखा। वह कहती है कि उसके ऐसा करने की अपनी वजहें हैं और लड़का इस बात को बहुत समझदारी से लेता है, लेकिन फिर वह उसके करीब आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वह बहुत घबरा जाती है। अनजाने में कुछ क्लासमेट उन्हें हाथ पकड़ते हुए देख लेते हैं और यह अफवाह पूरे क्लासरूम में फैल जाती है कि वे दोनों डेट कर रहे हैं। जैसे ही क्लासमेट शियोन को देखते हैं वे उस पर सवालों की बौछार कर देते हैं जिससे वह थोड़ा परेशान हो जाती है। दबाव से घबराकर वह सबके सामने चिल्लाकर कह देती है कि उसे सोमा बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़का यह बात सुन लेता है और उदास चेहरे के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद मित्सुकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है और वह सोमा के साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। तब शियोन आखिरकार उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि वह टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई है। हैरानी की बात यह होती है कि उसकी दोस्त तुरंत उसकी बात पर यकीन कर लेती है। उसकी मदद करने के लिए मित्सुकी उसे काओ के पास ले जाने का फैसला करती है ताकि वे समझ सकें कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसे याद आता है कि उसने पहले काओ से शियन के इजहार के लिए एक जादू करने को कहा था और उसे यकीन है कि टाइम ट्रेवल का इससे कोई न कोई संबंध जरूर है। लेकिन जब वे उससे इस बारे में बात करती हैं तो काओ मान लेती है कि उसने असल में शियोन पर एक श्राप डाला था ताकि उसका इजहार नाकाम हो जाए। यह सुनकर मित्सुकी गुस्से से भर जाती है और बहुत दुखी होकर वह जादूगरनी से अपनी दोस्ती खत्म कर देती है और वहां से गुस्से में निकल जाती है। कुछ मिनट बाद मित्सुकी अपनी दोस्त को सलाह देती है कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वह सोमा को पूरी सच्चाई बता दे ताकि वह उसके व्यवहार की वजह समझ सके। जब वह आखिरकार सोमा को टाइम ट्रैवल और श्राप की पूरी सच्चाई बताती है तो वह बिना झिझक उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वे तय करते हैं कि अभी के लिए वे आधिकारिक रिश्ते में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वे पहले से ज्यादा करीब आने लगते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक रात जब मेकअप आर्टिस्ट पढ़ाई कर रही होती है तभी एक क्लासमेट उसे रोकता है और कहता है कि अगर वह किसी को डेट नहीं कर रही तो उसे उसके साथ बाहर चलना चाहिए। सोमा यह बात सुन लेता है और गुस्से में अपने बैग से उस लड़के को मार देता है। फिर उदास होकर वह शियोन से कहता है कि जब तक उनके बीच कोई असली रिश्ता नहीं होगा तब तक दूसरे लड़के उसके पास आते रहेंगे। इसलिए वह अगला कदम उठाने का फैसला करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शियोन डर जाती है और उसे धक्का देकर दूर कर देती है जिससे लड़का नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसी पल जब शियोन उसे जाते हुए देखती है तो उसे बुरा लगने लगता है। वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है और जब उसे पाती है तो अपने पैरों के पंजों पर खड़ी होकर उसे किस कर देती है। उस पल उसे एहसास होता है कि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ और वह अपनी असली दुनिया में वापस नहीं गई। अब थोड़ा शांत महसूस करते हुए लड़का फिर उसके पास आता है और इस बार उसे सही तरीके से किस करता है। अगली सुबह शियोन अपनी दोस्त को पिछली रात हुई सारी बात बता देती है। मित्सुकी उसकी खुशी में बहुत खुश हो जाती है और उसके लिए और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एक डबल डेट प्लान करती है जहां वे सब मिलकर बहुत अच्छा समय बिताते हैं और खूब मजे करते हैं। लेकिन उसी रात बाद में जब शियोन घर जा रही होती है तो उसे दरवाजे पर कोरू उसका इंतजार करती हुई मिलती है और उसे थोड़ी देर बात करने के लिए कहती है। जादूगरनी बताती है कि उसे उसकी दुनिया में वापस भेजने का तरीका मिल गया है। वह समझाती है कि इसका हल यह है कि वह सोमा से अपने दिल की बात फिर से पूरी विस्तार से बताए और सोमा भी अपने दिल की बात उससे कह सके, तभी यह जादू टूटेगा। यह सुनकर लड़की थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि वह इस नई दुनिया से इतनी ज्यादा प्यार करने लगी है कि अब उसे छोड़कर जाना नहीं
नहीं चाहती, लेकिन कारू उसे जल्दी ऐसा करने के लिए कहती है और समझाती है कि उसकी वजह से इस यूनिवर्स में जिन जिन लोगों से वह मिली है उनकी जिंदगियां बदल रही हैं, क्योंकि वह असल में इतिहास को बदल रही है। यह बात सुनकर श्योन बहुत भारी दिल से अपने फैसलों के नतीजों के बारे में सोचने लगती है। अगली सुबह जब मेकअप आर्टिस्ट स्कूल पहुंच रही होती है तो वह एक टीचर को सोमा से कहते हुए सुन लेती है कि उसने अपना विदेश जाकर पढ़ाई करने का फैसला बदल दिया है और अब वह सिर्फ उसके साथ जापान में रहने के लिए यहीं रहेगा। यह बात उसे डरा देती है, क्योंकि उसकी असली दुनिया में वह लड़का पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। तब उसे एहसास होता है कि वह सच में अपने पहले प्यार की जिंदगी बदल रही है। दुखी होने के बावजूद वह फैसला करती है कि उसे फिर से अपने दिल की बात उससे कहनी होगी, इस उम्मीद में कि वह भी अपने दिल की बात कहे ताकि वह अपनी दुनिया में वापस जा सके और सब कुछ ठीक कर सके। लेकिन जब वह अपने दिल की बात कहती है तो सोमा वैसा जवाब नहीं देता जैसा उसने सोचा था। उसे लगता है कि कुछ अजीब है, इसलिए वह कहता है कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि उसे शक है कि वह यह सब सिर्फ अपने भविष्य में वापस जाने के लिए कर रही है। उसी समय मित्सुकी थोड़ी दूर खड़ी होकर यह सब सुन रही होती है। कुछ मिनट बाद वह श्योन के पास आती है और बताती है कि उसे पता है कि श्योन अपनी दुनिया में वापस जाने की योजना बना रही है। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह हमेशा उनके साथ ही रहेगी। दोपहर में जब श्योन घर पर होती है तो वह अपनी माँ से अपने भविष्य के करियर के बारे में बात करने लगती है। उसी समय उसे अचानक अपने असली यूनिवर्स के अपने माता पिता और मित्सुकी की भी बहुत याद आने लगती है। फिर हिम्मत जुटाकर वह अगली सुबह सोमा के पास जाती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि वह वापस जाना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि वह इस जगह की नहीं है। उसे जाने देना सोमा के लिए बहुत दुखद होता है, लेकिन फिर भी वह उसके फैसले को स्वीकार कर लेता है और उससे सिर्फ एक आखिरी दिन साथ बिताने की गुजारिश करता है। अगले दिन मित्सुकी और श्योन अपनी क्लासमेट्स को अपना मेकअप दे रही होती हैं, जिसे सब लोग उसके विदा लेने की तरह समझते हैं। लेकिन सोमा, जो अपने नए प्यार से बहुत जुड़ चुका है, हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह अपने दोस्त से कहता है कि उसे काऊ के पास ले चले, वही जादूगरनी जिसने वह श्राप डाला था, जिसकी वजह से यह टाइम ट्रेवल हुआ था। लेकिन जब वे उससे मिलते हैं तो कारू मान लेती है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह श्योन से नफरत करती थी, क्योंकि उसकी वजह से मित्सुकी ने उससे दोस्ती करना बंद कर दिया था। यह सुनकर लड़का दुखी हो जाता है, लेकिन उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि अगर वह शापित फोटो जिससे यह सब शुरू हुआ था नष्ट कर दिया जाए तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। तो वह तुरंत श्योन को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है और जब उसे वह मिल जाती है तो वह उनसे तीनों की वह फोटो मांगता है। फिर उसकी आंखों के सामने ही वह उस फोटो को फाड़ देता है। अचानक फिर से टाइम पोर्टल खुल जाता है, लेकिन इस बार वह तीनों को श्योन, सोमा और मित्सुकी उसी दिन वापस ले जाता है जिस दिन वह फोटो ली गई थी। सोमा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जब जादू टूट गया है तो श्योन आखिरकार उसके साथ रह सकेगी और वे दोनों हमेशा के लिए साथ रह पाएंगे। लेकिन उदास श्योन उन्हें बताती है कि वह ऐसा नहीं चाहती। वह मित्सुकी से कहती है कि वह फिर से कारू के पास जाए और उससे कहे कि वह उस फोटो को दोबारा बना दे। वह समझाती है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, यहाँ तक कि लड़के का शुरुआत में उसे ठुकराना भी, उसी की वजह से वह आज इतनी मजबूत इंसान बन पाई है। यह सुनकर सोमा को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वह माफी मांगता है कि वह इतना स्वार्थी हो गया था और चाहता था कि श्योन उसकी मर्जी के खिलाफ भी उसके साथ ही रहे। फिर वे तुरंत जादूगरनी के पास चले जाते हैं। उसके बाद श्योन सबको अलविदा कहना शुरू करती है। सबसे पहले अपने माता पिता को, फिर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को और आखिर में वह सोमा के साथ एक आखिरी डेट पर जाती है। श्योन उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसकी जवानी को खुशियों से भर दिया। फिर वह उससे पूछती है कि जब वह अपने यूनिवर्स में वापस जाएगी तो क्या वह उसे फिर से ढूंढ सकती है। यह सुनकर लड़का रोते हुए हाँ कहता है। फिर ठीक वैसे ही जैसे उसकी असली दुनिया में हुआ था, वह एक बार फिर उससे अपने दिल की बात कहती है और इस बार वह भी उसी तरह जवाब देता है और उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है। उसी पल श्योन धीरे धीरे गायब होने लगती है और सीधे उसी पल में वापस पहुंच जाती है जब उसने अपनी असली दुनिया में फोटो फाड़ी थी। इस अद्भुत सफर के बाद सबसे पहला काम जो वह करती है वह यह कि टाइम ट्रैवल से पहले मित्सुकी से हुई लड़ाई के लिए तुरंत उससे माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद वह हर जगह सोमा को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पुराने सभी दोस्तों का उससे संपर्क टूट चुका है। तब मित्सुकी एक पिकनिक का प्लान बनाती है ताकि मिडिल स्कूल के सारे पुराने दोस्त फिर से मिल सकें।
जब शियोन वहाँ होती है तो वह मौका पाकर उस आखिरी जगह पर जाती है जहाँ उसे याद है कि वह अपने पहले प्यार के साथ थी, वही जगह जहाँ उसने उससे अपने दिल की बात कही थी। और तभी उसके पीछे से सोमा आ जाता है। वह कहता है कि उसे नहीं पता कि वह अचानक इस खास जगह पर क्यों आ गया, बस उसे लगा कि उसे यहाँ आना चाहिए। तब शियोन उसे बताती है कि उसे लगता है कि शायद उसे उसके बारे में सपने आते रहे होंगे, और फिर वह सच बता देती है कि वे सपने नहीं थे, यह सब सच में हुआ था क्योंकि वह टाइम ट्रेवल करके आई थी। उसकी राहत के लिए सोमा तुरंत उसकी बात पर यकीन कर लेता है। फिर वह उससे कहती है कि वह उसे हमेशा प्यार करती रहेगी, और लड़का भी उसी तरह जवाब देता है और कहता है कि वह भी सच में उससे प्यार करता है। फिर वह धीरे धीरे उसके करीब आता है और उसे किस करता है, और इस तरह उनकी लंबी और मुश्किल प्रेम कहानी आखिरकार एक खुशहाल अंत तक पहुंच जाती है।